हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन को पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 1265 से लेकर 1287। गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। वो युवावस्था में मंगोलों ने बलबन का अपहरण करके बगदाद के दास बाजार में जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। जमालुद्दीन बसरी ने गुजरात के रास्ते दिल्ली पहुंचकर बलबन को दास बाजार में ले आए। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने बलबन को दिल्ली के दास बाजार में खरीद लिए। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय में बलबन ने निम्न पद पे थे। इल्तुतमिश के समय वह खासदार यानी अंगरक्षक के पद पे थे। रजिया सुल्तान के समय में आमिर ए शिकार के पद पे थे। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में आमिर ए आखुर पद पे थे। अलाउद्दीन मसूद के समय में आमिर ए हाजिब पद पे थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में वजीर प्लस नायब थे। इसके बाद 1265 ईस्वी में बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि बलबन मालिक होते हुए खान बन गया और बाद में सुल्तान बन गया। बलबन 20 वर्ष तक वजीर वित्त मंत्री तथा 20 वर्ष तक सुल्तान पद पर रहे थे। बलबन द्वारा किया गया कार्य। बलबन में अपने राज दरबार में ईरानी या फारसी प्रथा लागू किए थे। ईरानी प्रथा को गैर इस्लामिक प्रथा माना जाता था। बलबन अपना संबंध अफरासिया वंश से जोड़ते थे। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में अफरासिया वंश का उल्लेख मिलता है। इस वंश के वंशजों को उच्च कुल का माना जाता है। बलबन ने लव एवं रक्त नीति को अपनाए थे। बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा को लागू किया। सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल पर बैठकर सिर को झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है कि शासक के पैर को चूमना। उसके बाद पढ़ेंगे, बलबन अपने राज दरबार में राजतंत्र सिद्धांत लागू किए थे, जिसके अंतर्गत दी गई 2 बातें थी। पैगंबर के बाद पृथ्वी पर सुल्तान का स्थान आता था, यानी सुल्तान के पास दैवी शक्तियाँ होती थी, यानी भगवान के बाद पृथ्वी पे दूसरा स्थान सुल्तान का आता था। सुल्तान के पास देवी शक्तियाँ थी, यानी देवी देवताओं की शक्तियाँ थी। सुल्तान असाधारण व्यक्ति होता था। सुल्तान निरंकुश होना स्वाभाविक गुण है। बलबन ने दीवाने या अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना किए थे। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना किए थे। बलबन ने तुर्कान चहलगानी 40 गुलामों का सरदार का संगठन दमन किए थे। बलबन ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण कराए थे, जिससे उनके साम्राज्य पे कोई क्षति न हो। बलबन अपने राज दरबार में अनुशासन रखते थे। स्वयं हंसी या मजाक नहीं करते थे और न किसी को करने देते थे। बलबन अपने राज दरबार में राजसी वेशभूषा में जाते थे। वजीर से सिर्फ बलबन वार्तालाप करते थे। बलबन अपने राज दरबार में अर्थात शाही कपड़ों को राजसी वेशभूषा मतलब शाही कपड़ों को पहनते थे, और वह सिर्फ वजीर से ही बात करते। बलबन राज दरबार में ईरानियों का नया वर्ष यानी नौरोजी का त्यौहार मनाते थे। इस दिन सुल्तान अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए झरोखा दर्शन देते थे। बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। 1285 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने बलबन को साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस दौरान बलबन के ज्येष्ठ पुत्र शाहजाद सुल्तान मोहम्मद युद्ध करते हुए मारे गए। गयासुद्दीन बलबन के समय प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था कठोर थी। इन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं किए, बल्कि अपनी साम्राज्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए। बलबन अपने मृत्यु से पहले पौत्र कैकुबाद यानी पुत्र बुगरा खां के उत्तराधिकारी चुन लिए। इन्होंने अपने मृत्यु के पहले ही अपने पुत्र बुगरा खान या कैकुबाद को अपने शासक का उत्तराधिकारी चुन लिया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। इनका कब्र दिल्ली में बनाया गया। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की जनता 40 दिनों तक मातम मनाई यानी शोक मनाई। इनके मरने के बाद दिल्ली की जलता 40 दिनों तक शोक मनाई। दिल्ली स्थित लाल महल का निर्माण इन्हीं ने करवाया था। दिल्ली स्थित लाल महल का निर्माण बलबन ने ही कराया था। बलबन के समय में
किया गया विद्रोह। सर्वप्रथम मेवातियों का विद्रोह हुआ था। सेकेंड, गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों का विद्रोह हुआ था। थर्ड, कटेहर जनजाति का विद्रोह हुआ था। फोर्थ, बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह हुआ था। मेवातियों का विद्रोह होता है जिसमें दिल्ली के आसपास के जंगलों में कुछ मेवाती डाकू रहते थे। मेवाती डाकू राहगीरों या व्यापारियों के सामान लूटते थे। दास एवं दासियों पानी भरने के लिए यमुना नदी में जाते थे, उन्हें भी मेवाती परेशान करते थे। मेवाती बलबन के सरायों को भी लूट लेते थे। इनका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बलबन ने मेवातियों का दमन करने के लिए अपनी सेना में 2000 अफगानियों को भर्ती कर लिए। बलबन के आदेश पर दिल्ली के आसपास के जंगलों को साफ कर दिया गया, जिससे चारों तरफ घेराबंदी करके मेवातियों का दमन किया गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में विद्रोह। इस क्षेत्र के लोग बलबन की अधीनता नहीं मानते थे, यानी बलबन की अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे। बलबन के आदेश पर इन क्षेत्रों के बस्तियों में आग लगा दिया गया, जिससे वो लोग विद्रोह कर दिए। विद्रोह करने वाले लोगों की बलबन ने हत्या करा दी। बलबन के भय से इस क्षेत्र के लोग अधीनता स्वीकार करके प्रतिवर्ष टैक्स भेजने लगे। अब कटेहर जनजाति का विद्रोह। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कटेहर जनजाति लूटपाट करते थे। आतंक बहुत ज़्यादा ये लोग फैलाए थे। कटेहर जनजाति थे वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। इनके आतंक से प्रांतीय सूबेदार भी बहुत ज़्यादा डरते थे। कटेहर जनजाति सुल्तान के आदेश को नहीं मानते थे। बलबन के आदेश पर दिल्ली से विशाल सेना बुंदेलखंड भेजी गई। सैन्य बल से कटेहरों को पूर्णतः दमन कर दिया गया। उसके बाद कभी भी कटेहर का विद्रोह नहीं हुआ। अब बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। 1289 ईस्वी अरसल खां और ततार खां जब बंगाल के सूबेदार थे तो प्रतिवर्ष नियमित टैक्स दिल्ली दरबार में भेजते थे। तुगरिल खां 1289 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता घोषित करके अपने नाम के सिक्के चलवा दिए। तुगरिल खां ने मुर्गुसुद्दीन की उपाधि धारण कर लिए। बंगाल से टैक्स तुगरिल खां भेजना बंद कर दिया। बंगाल के सूबेदार बनने से पहले तुगरिल खां सुल्तान के बलबन के दास थे। बलबन ने तुगरिल खां का दमन करने के लिए अवध के सूबेदार आमीन खां को बंगाल में भेज दिए। तुगरिल खां ने आमीन खां को पराजित कर दिया। इसके बाद बलबन ने आमीन खां को सिर कटवा कर अवध के मुख्य द्वार पर खूंटी पर लटका दिया। यानी कि बलबन ने उनका सर कटवा के अवध के प्रारंभिक द्वार पे उनका सिर को खूंटी पे लटका दिया। बलबन ने बहादुर खां को बंगाल भेजे, जहां बहादुर खां की विजय हो गई। अब 1200 ईस्वी में बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के साथ साथ लाख सेना लेकर बंगाल की राजधानी लखनौती पर चढ़ाई कर दिए। तुगरिल खां सुल्तान की सेना से भयभीत होकर लखनौती से जार्जनगर के जंगलों में भाग गए। बलबन के आदेश पर जार्जनगर के जंगलों को चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया। तुगरिल खां अपनी जान बचाकर भागने लगे, जहां कुली खां नामक सैनिक ने अपनी कुल्हाड़ी से तुगरिल खां का सिर काट दिया। तुगरिल खां को कुली खां ने जंगलों में दौड़ाकर पीछा करते हुए उनकी सर को काट दिए। बलबन ने तुगरिल खां के सभी परिवार के लोगों को हत्या करवा दिया। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके पुनः दिल्ली वापस लौटाए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैकुवाद 1287 लेके 1290। बलबन के पुत्र कैकुवाद दिल्ली सल्तनत का युवा सुल्तान था, जो 18 वर्ष की उम्र में ही बन गया था। दिल्ली स्थित किलो खाटी का किला का निर्माण कैकुबाद ने किया था। कैकुबाद ने बस बुलंदशहर के राजपाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान किए थे। कैकुबाद के समय में दिल्ली के कोतवाल फर्रुखुद्दीन का प्रभाव बढ़ गया। फर्रुखुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन राजदरबार के प्रमुख थे। फर्रुखुद्दीन के प्रभाव में कैकुबाद सूरा यानी सुंदरियों के बीच रहने लगे। फर्रुखुद्दीन के प्रभाव में कैकुबाद शराब पान करने लगे और सुंदरियों के बीच में रहने लगे। कैकुबाद राज दरबार के प्रति उदासीन रहने लगे। वह राज दरबार से बहुत कम मतलब रखने लगे, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई।
प्रांतीय सूबेदार जिससे प्रांतीय सूबेदार विद्रोह करने लगे। राज दरबार में षड्यंत्र होने लगा। 1290 ईस्वी में कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गए। इसके बाद कैकुबाद के 3 वर्षीय बालक क्यूप्रस को सुल्तान बनाया गया। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली पर सैन्य आक्रमण करके क्यूप्रस की हत्या कर दी। खिलजी सरदारों ने लकवाग्रस्त कैकुबाद को चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया। इससे अब गुलाम वंश आज फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश। थैंक यू।